आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को अमीटर और वोल्टमीटर, किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, वोल्टमीटर कैसे बदलेंगे, अमीटर वोल्टमीटर अंतर क्या होता है, परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आदर्श अमीटर वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदि आदि। ठीक है ना। इसके बारे में पूरा का पूरा डला हुआ है, तो उसको आप लोग पढ़ लें क्योंकि वो आपने क्लास नहीं पढ़ी है। चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब हम यहाँ पर चुंबक के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज आपको जानना है, सुनना है कि ये क्या क्या है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उस अध्याय की इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छिछला सा अध्याय दिया है, छोटा सा उसने, लेकिन उसमें जानने की बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है ना। चुंबक जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट लोहे का एक अयस्क जिसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेट क्या है? लोहे का एक अयस्क है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। चुंबक की जो खोज है वह वास्तव में मैग्नेशिया, जो यूनान का एक द्वीप है, यूनान का एक द्वीप है, कौन? मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया में 600 ईसा पूर्व चुंबक की खोज हुई थी। चुंबक के पहाड़ थे वहां पर। ठीक है ना। अपन को इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है कि कैसे कैसे मिला, लेकिन आप इतने से याद कर लें कि मैग्नेशिया यूनान का एक द्वीप है मैग्नेशिया। मैग्नेशिया में 600 ईसा पूर्व चुंबक की खोज हुई थी, इसलिए इसको फिर मैग्नेट नाम दिया गया। ठीक है ना। और मैग्नेट को फिर अपन हिंदी में, संस्कृत में चुंबकन, चुंबक से आया है, तो यहाँ पर हम उसको चुंबक बोल देते हैं। ठीक है ना। तो चुंबक है क्या, अगर डेफिनेशन ले लें, चुंबक कहते किसे? तो चुंबक मतलब चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है और इसको स्वतंत्रता पूर्वक दंड रूप में लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है ना। ये दोनों बातें बोलना पड़ेंगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि दोनों बातें बोलना पड़ेंगी? क्योंकि आकर्षण का गुण तो प्रति में भी है, आकर्षण का गुण तो आवेशित पदार्थों में भी होता है। तो सिर्फ आकर्षण बोलते हैं तो चुंबक अकेला कैसे क्लियर हो जाएगा? लेकिन कोई भी अन्य पदार्थ है ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने से तो रहे, तो अपन क्या बोलते हैं? चुंबक ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय पदार्थों का अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है और जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है, मैंने एक नाम लिया यहाँ पर, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैलेडियम और इनकी मिश्र धातुएं होती हैं। क्या क्या? आयरन, निकेल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुएं, जिसमें ये होंगे वो आकर्षित होगा। ठीक है ना। ये चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आते हैं हमारे पास चुंबक। आप समझ गए हमें कौन सी चुंबक के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है दंड चुंबक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पहले मैं चुंबक की बात करूं तो चुंबक भी दो प्रकार की होती है बच्चों। एक हमारे पास आ जाती है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। प्राकृतिक चुंबक के बारे में अगर बोले, वह चुंबक जो प्रकृति में सीधे प्राप्त होती है, जमीन में, पहाड़ों में अयस्क के रूप में मिलती है, वो कहलाती है प्राकृतिक चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली और बेडौल होते हैं। कम शक्तिशाली होते हैं और कैसे होते हैं? बेडौल। बेडौल मतलब इनका जो द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सा नहीं होता, तो कोई हिस्सा भारी कोई हिस्सा हल्का हो जाएगा। ठीक। और कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा निर्मित चुंबक। ठीक है ना। जो चुंबक हम बनाते हैं, है नहीं है चुंबक और बनाया है, तो वो कौन सा कहलाएगा? कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। ठीक है ना। कृत्रिम चुंबक की विशेषता क्या है? ये इच्छित आकृतियों में ढाले जा सकते हैं और शक्तिशाली होते हैं। जितना शक्तिशाली आपको बनाना उतना होते हैं। कैसे बनाते हैं? तो आप पिछले अध्याय पढ़ चुके विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि जब हम किसी परिनालिका पर तार लपेट करके करंट फ्लो करते हैं तो वह दंड चुंबक के माध्यम से करने लगती है। तो चाहे आप ऑस्टेट की थ्योरी पढ़ लें, चाहे आप बायोसीवर्ट की थ्योरी पढ़ लें, उनसे अपन कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हमारे पास दो है। अब आते हैं चुंबक के आकार के आधार पर प्रकार। तो कोई मान लो गोल है तो गोल चुंबक हो गया, और लंबा है तो
दंड चुंबक हो गया, बेलनाकार है तो बेलनाकार चुंबक हो गया, आदि आदि। तो उसके साइज के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर भी नाम हो जाते हैं। अब आता है अपने पास, हमें पढ़ना है कौन से चुंबक के बारे में, कौन से चुंबक के बारे में, दंड चुंबक के बारे में। ठीक है ना, हम इसके बारे में हम जितनी बातें करेंगे किसके बारे में करेंगे, दंड चुंबक के बारे में करेंगे। समझ आ गई बात, तो परिभाषा समझ को आ गई आपको क्या है। अब चुंबक के बारे में कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ चुंबक के प्रमुख गुण, चुंबक के प्रमुख गुण। पहले चुंबक के प्रमुख गुण समझ लीजिए कौन कौन से हैं। पहला बात तो है कि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो पहला वर्ग अपने पास आ गया कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ, दो ध्रुव होते हैं। एक हो गया एन, दूसरा हो गया एन का मतलब नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब साउथ या दक्षिण ध्रुव। तो कौन सा उत्तर कहलाता है, कौन सा दक्षिण कहलाता है भाई। आपने एक चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, या एक शांत जल में एक चुंबक को रखा। कैसे रखोगे, थर्माकोल पर रख दिया, तो जिस दिशा में ठहरेगा वो उत्तर दक्षिण दिशा होगी। तो चाहे लटका लो चाहे शांत जल में रख दो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, उसका जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा उसको कहेंगे एन ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा की, जैसे इस कमरे में अपन बैठे हैं, इस कमरे में तो ये उत्तर है पीछे मेरे, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये पूर्व है तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो पूरब पश्चिम, और दाएं पर दक्षिण और बाएं पर उत्तर, तो उत्तर दिशा है। तो मैं ऐसा लटका हूं और कोई चुंबक वाली ऐसी ठहर जाती है, तो ये ढक्कन जिस तरफ है वो उत्तर दिशा है, उत्तर ध्रुव है, और ये जिस तरफ है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो आप किसी चुंबक के उत्तर दक्षिण दिशा में ध्रुव पता करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता पूर्व लटका दो, तो जो सिरा उत्तर की ओर होगा वो एन ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर होगा वो, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण व विजातीय, विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण के बीच आकर्षण होता है। इसका मतलब क्या है, सजातीय का मतलब क्या है और विजातीय का मतलब क्या है। सजातीय का मतलब क्या है और विजातीय का, सजातीय का मतलब होता है एक ही जात के। एक ही जात का मतलब हुआ या तो दोनों एन ध्रुव हो या दोनों, तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब अगर आप दो चुंबक के एन ध्रुव पास मिलाएं, जैसे मैंने एक चुंबक ले ली, एन है एस है, फिर मैं एक और ले ली एस और एन है, तो जब इनको पास लाओगे एक दूसरे को क्या करेंगे, क्योंकि सजातीय है, या एन एन को पास मिलाओ, तो अगर एक चुंबक का एन दूसरे के एन के पास लाओ तो प्रतिकर्षित होगा, एक का एस दूसरे के एस के पास लाओ तो प्रतिकर्षण होगा। तो इनको बोलते हैं सजातीय। तो सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, और अगर आपने ऐसा किया कि एक चुंबक का एन और दूसरे का एस, इनको पास में लाए तो इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। क्लियर रहेगा। अगर आता है बहुत महत्वपूर्ण है, अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कोई अस्तित्व नहीं होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप चुंबक का अकेला ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक दंड चुंबक है, ये एन है और ये ऐसे जो ध्रुव है, आप सोचे इसके बीच में से काट दो, आपने इसको बीच में से काट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एन अलग कर दिया, और आप अगर इसके दो टुकड़े कर दोगे तो क्या होगा, दो टुकड़े मिलेंगे आपको, तो इसमें भी दोनों ध्रुव रहेंगे। कैसे रहेंगे, दोनों ध्रुव रहेंगे, एन और एस।
अब एक काम करो, इसको भी काट दो, चलो तब भी रहेंगे। चलो एक काम करो, इसको भी काट दियो। एक काम करो, तुम तो पीस ले पूरा, और पीसने के बाद तुम एक कण उठाओगे ना तो उसमें कितने ध्रुव होंगे? अकेला चुंबकीय ध्रुव प्राप्त करना असंभव है। क्लियर है ना? अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सबको याद रहेगा, अगर चुंबक है तो कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होंगे, N ध्रुव भी होगा और S ध्रुव भी होगा। याद रहेगा सभी को? तो अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नंबर 4, चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण होता है। चुंबकीय प्रेरण, अगला गुण है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होगा? जब कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा है और वह चुंबक के संपर्क में आया या चुंबकीय क्षेत्र में आया तो वो भी चुंबक बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा? आप घर में देख लेना, तुम्हारे घर में चुंबक होगी। अब आप एक चुंबक लेना, एक लोहा लेना, एक और लोहे का टुकड़ा लेना। ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, ये भी है लोहे का टुकड़ा और ये भी है, और ये क्या है? चुंबक है। अब तुमने जैसे ही इसके पास लाओगे इसको तो इसमें चिपक जाएगा। तो जो इसके पास लाए तो देखो क्या हो रहा है, जो इसमें चिपक गया, ऊपरी के पास जो ले आओ तो जो इनमें चिपक गए। होता है ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके संपर्क में आके जो लोहे का टुकड़ा भी क्या बन गया? चुंबक बन गया, उसने इसके चिपका लिया। और इसका एक और ले आओ तो इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। माना जब कोई चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबक के संपर्क में आता है तो वह भी चुंबक बन जाता है। यानी किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का प्रेरित होना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है ना? तो चुंबक के संपर्क में आएगा अगर कोई चुंबकीय पदार्थ का मतलब कोई लोहा, आयरन, निकल, कोबाल्ट इस टाइप का। ऐसा नहीं तो एल्यूमिनियम ले आओ, तो एल्यूमिनियम थोड़ी चुंबकीय पदार्थ है। जो तो चुंबक, अगर कोई चीज चुंबक से आकर्षित हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु चुंबक से आकर्षित हो रही है इसका मतलब उसमें चुंबकीय प्रेरण हो रहा है। चुंबक से आकर्षित हो रही मतलब उसमें क्या हो रहा है? माने चुंबक क्या करती है? चुंबकीय पदार्थ को अपने जैसा बना लेती है, इसलिए वो उसकी वो क्या होते हैं? खींचे चले जाते हैं। आगे ना बात समझ में कि नहीं आई? तो इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का गुण पाया जाता है किसमें? चुंबक में। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण मैं आपको बता रहा हूं। चुंबक को ध्यान देना बच्चों, चुंबक को पटकने, काटने, पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। उसका चुंबकत्व क्षीण होने लगता है। क्षीण होने लगता है मतलब नष्ट होने लगता है, क्षीण होने लगता है। क्या क्या करने पर? अगर आपने चुंबक को पटका बार बार, या चुंबक को काटा कि चलो आरी से काट देते हैं, या उसको हथौड़े से पीटा, या उसको गर्म कर दिया, या उसको लंबे समय तक खुला छोड़ दिया, तो भी, क्योंकि चुंबक को रखने की एक विशेष विधि होती है। चुंबक को रखने की क्या होती है? विशेष विधि होती है। अगर आप चुंबक को ऐसे रख दोगे तो कुछ सालों बाद उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो फिलहाल ये इतनी बात याद रखना है, चुंबक को पटकने पर, काटने पर, पीटने पर, या गर्म करने पर, या घिसने पर। बस देखिए, आप घिसो चुंबक को किसी चीज में जाकर घिसने लगो ऐसे, तो घिसोगे तो गर्म होगी। घिसना मतलब गर्म होगी तो क्या होगी? चुंबक। तो चुंबक को पटकने, काटने, पीटने, घिसने, गर्म करने या खुला छोड़ने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि चुंबक के विनाश के कारण बताओ, या किस किस तरीके चुंबक का विनाश होता है, तो क्या बोलोगे? पटकने से, काटने से, पीटने से, गर्म करने से या खुला छोड़ने से उसका चुंबकत्व क्या होता है? नष्ट होता है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास है वो चुंबक के कुछ प्रमुख गुण। तो क्या क्या मिला हमें? चुंबकीय प्रेरण मिल गया, और अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, और चुंबक को काटे, पीटे, पटके, गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है,
और चुंबक के में प्रतिकर्षण और सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षण सजातीय ध्रुव आकर्षण होता है। और प्रत्येक चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? 2 होते, यानी कि एक अकेला चुंबकीय ध्रुव प्राप्त करना असंभव है। क्लियर होगी ना बात? इस चुंबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, इस चुंबक के प्रमुख गुण हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूं दंड चुंबक पर। किस पर बच्चों? किस पर? दंड चुंबक के बारे में। दंड चुंबक या उसको बार मैग्नेट कहते हैं। दंड चुंबक मतलब ऐसा चुंबक जो छड़ के रूप में हो, उसको बोलेंगे दंड चुंबक। ऐसे उसको क्या बोलेंगे? दंड चुंबक। ठीक है ना? दंड चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, स्पष्ट स्पष्ट। ये हमारा एन ध्रुव हो गया, मान लो ये कौन सा हो गया, तो इसको दंड चुंबक। ठीक है ना? अगर कोई चुंबक नाल जैसा हो, घोड़े की नाल होती है ना पैरों के नीचे, तो उसको बोलेंगे नाल चुंबक। नाल चुंबक भी होती है, बहुत यूज होती है। तो नाल चुंबक, मैं आपसे कहूँ नाल चुंबक, तो आप समझ जाओगे कैसी होगी? कैसी होगी नाल चुंबक? ऐसी होगी, इसमें एन ध्रुव है तो नाल चुंबक होगी। घोड़े की नाल देखी तो ना, खुरों के नीचे लगी होती। ठीक है ना? गोल चुंबक गोलाकार हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से लग रहा। तो अभी हमारे पास दंड चुंबक है। ठीक है ना? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ चुंबकीय ध्रुव के बारे में। चुंबकीय ध्रुव क्या है? चुंबकीय ध्रुव, ध्यान देना बच्चों में ना, किसी दंड चुंबक के सिरों के 2 बिंदु, ध्यान दो, किसी दंड चुंबक के सिरों के 2 बिंदु जहां पर उसका चुंबकत्व, चुंबकत्व कहलाता है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका चुंबकत्व। चुंबक की आकर्षण शक्ति को क्या बोलते हैं? तो किसी चुंबक के सिरों के 2 बिंदु जहां उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, उसको हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इसको कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। किसी दंड चुंबक के सिरों के 2 बिंदु जहां उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है ना? यानी उसकी आकर्षण की शक्ति कैसी होती है? वहां पर सर्वाधिक होती है। उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय ध्रुव। एक को बोलते हैं एन ध्रुव, दूसरे को, और ये कहां पर होते हैं? किनारे पर। तो अब यहाँ पर एक बात और सुन लो, ये दंड चुंबक, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ क्या के बारे में बता रहा हूँ, तो दंड चुंबक का यहाँ पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाओगे, कहाँ जाओगे? अंदर की जाओगे, उसका चुंबकत्व क्षीण होने लगता है। क्षीण माने कमजोर। और बिल्कुल मिड पॉइंट पर पहुंचोगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, ध्यान देना आप, तो यहाँ पर इसका चुंबकत्व 0 हो जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। कितना हो जाता है? जिसको हम चुंबक का नल पॉइंट भी बोलते हैं, उदासीन बिंदु, वहां पर 0। फिर बाहर भी मिलते हैं, ये चुंबक के अंदर का है। ठीक है ना? तो आप इतनी बात याद रखो, चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिक कहां पर होती है? चुंबक के सिरों पर। कहां पर होती है अधिक? जिसको अपन चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? चलो, चुंबकीय ध्रुव समझ गए। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई, किसी चुंबक की दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, जैसे एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव है, इनके बीच की दूरी, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया थोड़ी देर को 2L या 2A, कुछ भी दे दें, तो इसको क्या बोलते हैं? उसकी, किसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। एन ध्रुव और एस ध्रुव होंगे, तो दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इसका मात्रक मीटर होता है। एक सदिश राशि, इसकी दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। जैसे वहां थी ना प्रभावी लंबाई वैद्युत ध्रुवाघूर्ण में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोलती थी? उसकी दिशा क्या होती थी? ऋणावेश से धनावेश। यहाँ पे याद रखना, एन ध्रुव धनावेश के समकक्ष और एस ध्रुव ऋणावेश के समकक्ष मानना है, किंतु आवेश आप अलग अलग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन चुंबकीय ध्रुव अलग अलग प्राप्त, इतना अंतर है, बाकी थ्योरी एक सीधी। ठीक है? अब प्रभावी लंबाई समझ गए सभी। अब मैं बता रहा हूं प्रभावी लंबाई के बाद ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई, तो किसी चुंबक की कुल लंबाई को उसकी ज्यामितीय लंबाई कहती है। इसके लो और नाप लो तो क्या कहलाएगी वो उसकी? ठीक है ना? अब दोनों में एक बात याद रखना, किसी चुंबक की प्रभावी लंबाई कम और ज्यामितीय लंबाई अधिक होती है। क्यों?
क्योंकि चुंबक के जो ध्रुव है वे थोड़े से अंदर होते हैं। देखो जब मैंने चित्र बनाया तो कहाँ बनाया, तो अंदर बनाया। अब इनमें संबंध होता है क्या कि ज्यामितीय लंबाई बराबर होती है 6/5 गणित प्रभावी लंबाई, या प्रभावी लंबाई बराबर होता है 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई, या 6 गुणित प्रभावी लंबाई बराबर होता है 5 गुणित ज्यामितीय लंबाई, या प्रभावी लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 5/6। ये है, कितने ने करे आज 4 से, ठीक है ना। तो क्या संबंध होता है, अब ये परीक्षा में पूछा गया है, ये इन दोनों में से कोई एक पूछा गया कि ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 6/8 गुणित प्रभावी लंबाई, या अब इसके इस तरफ पक्षांतर करो तो नया आगे 5/6 हुई है, तो प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 गुणित, या 6 को तो गुणा कर दे, 6 गुणित प्रभावी लंबाई बराबर 5 गुणित ज्यामितीय लंबाई, या प्रभावी लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 5/6। तो ये ज्यामितीय लंबाई और प्रभावी लंबाई में संबंध है। सबको समझ में आ गया। अब आते अपन चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ठीक है ना। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जैसे एन ध्रुव एस ध्रुव है ना, इन दोनों को मिला दूं तो ये जो काल्पनिक रेखा बन गई ना, इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। तो क्या है परिभाषा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, उसको फिर चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्लियर है, चुंबकीय अक्ष। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी हो, थोड़ी तिरछी भी हो सकती है। अगर मान लो एन ई तरफ है, ऐसे तो है नीचे को, ऐसे ही हो जाएगा। तो जब चुंबकीय अक्ष जरूरी नहीं है कि चुंबक जैसी हो सीधी, ठीक है ना। अब आता है अपने पास ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव प्रबलता, इसी को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होती है, चुंबक के किसी ध्रुव की आकर्षण शक्ति को हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं। किसको, चुंबक के किसी ध्रुव की आकर्षण शक्ति को, किसी एक ध्रुव की आकर्षण शक्ति कह दें, या उसकी सामर्थ्य कह दें। क्या कह दें, सामर्थ्य। तो किसी ध्रुव की आकर्षण शक्ति को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबल। ध्रुव प्रबल इसको इस एम से दर्शाते, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। तो इलेक्ट्रिक से बनाते हैं इसलिए मात्रक एम्पियर से निकलेगा। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। किसको कहते हैं, ध्रुव प्राबल्य। चुंबक के किसी ध्रुव की आकर्षण शक्ति, माने कितनी शक्ति है उसमें आकर्षित करने की, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो संकेत क्या होता है, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, संकेत। अब आता है अपने पास चुंबकीय आघूर्ण। वहां पर था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर क्या होता है, इसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं। क्यों, ध्यान दो, ये जो दंड चुंबक है ना, इसको अपन चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव क्यों बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, क्योंकि दो ध्रुव है, तो नाम क्या हो गया, चुंबकीय ध्रुव, ठीक है ना। तो किसी चुंबक की प्रभावी लंबाई और उसकी ध्रुव प्रबलता, इनके गुणनफल को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, एम से दर्शाते हैं। किसको, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबल और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को। जैसे वहां पर था ना पी बराबर क्या होता था, बराबर पी बराबर क्यू गुणा 2a। तो अब एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर एक ध्रुव और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, बात एक ही है कि नहीं है। तो चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी ध्रुव प्राबल्य कहते हैं, ठीक है ना।
और ये सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि 2l सदिश राशि है ना, तो इसकी दिशा होती है S से N की ओर, और इसका मात्रक होता है इसका एम्पियर मीटर, तो इसका मीटर, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास चुंबक के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हुई। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ध्रुव प्रबल याद रखना है, चुंबक याद रखना है, और ये याद रखना है, ठीक है ना। वैसे तो सारी चीजें ही आपको इसकी आनी चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे से आपको फिर फिजिक्स में आता है, इसके आगे से मतलब वो ये मान के चलते हैं कि चीजें आपको पहले से ही आती हैं, ये मान के चलता है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी कुछ चीजों का प्रश्न यूज हो जाता है, क्या होता है, लेकिन जो टीचर पेपर सेट करता है ना, तो उसके दिमाग में यही रहता है कि चीज में है या नहीं है, तो वो छोटी मोटी चीज पूछ लेता है, जैसे इसको पूछ लिया अब उसमें लो, कहने का मतलब है ना। तो अब उसमें नहीं है लेकिन पूछ लिया। तो अब अभी तक तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो भी एनसीईआरटी में नहीं था, है ना, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि उस पर प्रश्न पूछ ले। उसी पर मैंने संट की थ्योरी छोड़ दी थी, क्योंकि संट की बहुत सारी थ्योरी थी फिर। तो ये हमारे पास चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं चुंबक के ऊपर से इसमें है तो नहीं, पर हमको चाहिए पड़ेगी, तो अपन उसको थोड़ा सा तो बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, के बारे में, या चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, या इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखो मजे की बात, ये भी आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन इनके सवाल है। इसके देखो उसने 6 चित्र बनाए हैं, उन 6 चित्रों के बारे में आपसे पूछा है कि बताओ ये कैसे है। ये है पेज नंबर 142 पर बने हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो जाना बने ना, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इन्हीं को अपन कहते हैं। तो क्या होता है देखें, जैसे विद्युत बल रेखाएं पड़ी थी ना, जैसे यहाँ पर कौन सी है, 136, ठीक, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर बनी है, बिल्कुल सही है, आई चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो अपन चुंबकीय कोई के ऊपर देखो क्षण चुंबक लिखा ना, क्षण चुंबक का मतलब क्या होगा, दंड चुंबक, दंड चुंबक उसी को बोलते हैं। तो उसके बारे में मैंने सारा बता दिया। अब उसके नीचे अपना किसका आ गया है, इसके ऊपर देखो ये लिखा है, ये जो चुंबक के गुण है वे लिखे, उसके ऊपर देखो कि चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लिखा है ना। लोहा और इसके मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव है, तो पृथक पृथक पास लाए जाते हैं तो इसमें आकर्षण विकर्षण होता है, लिखा है ना ऊपर। ये जितनी चीजें अभी चल रही हैं पुस्तक के इंट्रोडक्शन में दी हुई है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परिभाषा तो हम ऐसी बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है, लेकिन हम स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो अपन इतनी बोल दो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कौन सा निरूपण है, ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें देखो क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, जैसे हमारे पास एक चुंबक है, ये एन है और ये, इसमें देखो कुछ बातें ध्यान रखना, ये चुंबक के बाहर एन से एस पर चलती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर चलती हैं। सबसे पहला गुण याद रखना है, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण। अब मैं इनके प्रमुख गुण या विशेषताएं बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषता। पहला क्या है कि ये पहला, ये चुंबक के बाहर कहां से कहां चलती हैं, चुंबक के बाहर N2S N2
S तथा अंदर S2N चलती हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बंद हो गई, ऐसे इसका मतलब बंद वक्र होती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा फला वक्र होती है। तो ये अंतर मिल गया दोनों में। और आपको पूछते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर लिखिए। आगे बात समझ में आ रहा है? तो चुंबक के बाहर कहाँ चलती है? N से S की ओर। और चुंबक के अंदर कहाँ चलती है? S से N की ओर। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि चुंबकीय ध्रुवों के पास या जहां पर ये सघन होते हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहां विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो सघनता, ये सघन मतलब प्रबल विद्युत की सघनता जो होती है, क्या सघनता? प्रबल विद्युत क्षेत्र को, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, तथा विरलता किसको? विरलता दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है? दर्शाती है। 3, एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं में था ना, तो एक दूसरे को ऐसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। याद रहेगा। नंबर 4 पे आपके ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और लंबाई के अनुदिश तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती है। लंबाई के लंबवत क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माने लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसी कारण से विजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और नंबर 5, लंबाई के लंबवत तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करते हैं। लंबाई के लंबवत तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। लंबाई के लंबवत क्या करती हैं? लंबाई के लंबवत तनी हुई डोरी, लंबाई के लंबवत, यहाँ लंबाई के अनुदिश लिखना था, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती है। और लंबाई के लंबवत को बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो ये कहलाती है लंबाई के लंबवत। देखो ऐसे, तो ऐसे में एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर भागती हैं, प्रतिकर्षित होती है। अब ऐसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो या ऐसे में क्या करे? खिंचे, अपने आप को छोटो करने की कोशिश करो। तो लंबाई के अनुदिश तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती है, माने सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। वही कोई डोरी तनी है तो वो क्या सोचती है? सिकुड़ने का कोशिश करते हैं, उसकी तरह व्यवहार करती हैं। और ऐसे में क्या करती हैं? अब इससे क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए दो चुंबक हैं SN NS, तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाने के लिए ऐसे निकले आए, इसमें ऐसे निकल आएंगे ना, और ये ऐसे या कहते चली गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, क्योंकि लंबाई के लंबवत होंगे ना, इसलिए ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से कहाँ भागेंगे? दूर भागेंगे। तो इसलिए बेटा सजातीय ध्रुवों में क्या होगा? अब चलो, एक चुंबक हमने ऐसी ली SN और एक हमने ऐसी ली SN, तो जाइए इसे घुस के ही में बजे, क्योंकि N से कहां तक जाती है? S तक जाती ना। तो फिर अब जो लंबाई करने जिसको अब जो सिकुड़ने को प्रयास करें तो ये ध्रुव कहाँ आएंगी? तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती है, इसी कारण सजातीय ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है। और लंबाई के अनुदिश तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करते, इसी कारण विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का, ठीक है ना। और एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन करती है ना, वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अगर एक आंशिक पर से बहुत ज्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो यानी कि बहुत ज्यादा है तीव्रता, और कम क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो तीव्रता कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ प्रमुख गुण हैं किसके, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं के। ठीक है ना, अब देखें आप अपने पुस्तक के उन चित्रों को देखिए। आप इसमें से कोई चित्र अगर आपको परीक्षा में आ गया, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे। जैसे आपको 3 चित्र तो पहले बने हैं, ए बी और, तो ए बी सी में तो ए में लिखा है क्षण चुंबक की, सीमित आकार वाली धारावाही परिनालिका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, बीच में है परिनालिका, सी नंबर पर है वैद्युत द्विध्रुव और ए नंबर पर है वो क्षण चुंबक। तो सबके चुंबकीय क्षेत्र की तुलना की है तो अप्रॉक्स 1 से दिख रहे हैं ना, यानी कि तीनों धन चुंबक के बाद व्यवहार करते हैं। लेकिन आप इसको पलटाइए और आप आइए पेज नंबर 142 पर, मिल गया। एक प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को आपको घर में सीख लेना है, क्योंकि अगर इसमें से कोई चित्र आ गया तो तुम बता नहीं पाओगे, तो एनसीईआरटी के अंदर का है तो आ सकता है। क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों में कई में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत दर्शाई गई हैं, लिखा है ना, क्या लिखा है आप देखो, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखो, ए वाला चित्र दिया है उसमें पेज नंबर 142 पर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बने हैं, देखा है ना, और आपसे पूछ रहा है कि किस में गलत है और किस में सही है, और ये आपको उदाहरण नंबर 5.3 है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि आपको इसको सीख लेना है, ट्राई कर लेना, एक को तो 1-2 मिनट में आपको याद हो जाएगा किसमें सही है किसमें गलत है, नॉलेज भी बढ़ेगा और परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाएगा। आप जैसे परीक्षा में कोई चित्र आ गया और आपसे पूछें कि बताओ इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ सही है कि गलत है, समझ में आ गई ना बात। इस टाइप की आपको स्थिति दी है, तो ये वाला उदाहरण आप लोगों को अपने घर में लगा लेना है, ठीक है ना, जरूर। अगले वाले लेक्चर में आपको हम प्रतिचुंबी, अनुचुंबी, लौह चुंबकीय पदार्थों की थ्योरी पर बात करेंगे, ठीक।